प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे वायु फोटोग्राफ क्या होते हैं और वायु फोटोग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम वायु फोटोग्राफ की परिभाषा देंगे। परिभाषा पहले भी दी जा चुकी है, उसका हम पुनरावृत्ति कर देते हैं, पुनरावृत्ति उसकी कर देते हैं। वायु फोटोग्राफ ऐसे वायु फोटो जो वायुमंडल से लिए जाते हैं वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं। ये फोटो हवाई जहाजों में लगाए गए कैमरे से लिए जाते हैं और ये जो फोटोग्राफ जो हम लेते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम अवधि में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विवरणों की जानकारी दे देते हैं। ये फोटोग्राफ स्थलाकृति मानचित्र बनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, या ये कह लीजिए डेफिनेशन का पार्ट है। इसके बाद हम वायु फोटोग्राफ के प्रकार हैं, इनकी चर्चा करेंगे। अब किसी भी वस्तु का तत्व का प्रकार बताने से पहले हमें आधार पता होना चाहिए। ऐसे पूछ ले हम वायु फोटोग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, या ये पूछ ले कि क्लास में विद्यार्थी कितने प्रकार के हैं, आप ये समझेंगे कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है। हम ये पूछ लें ग्रामीण और नगरीय आधार पर विद्यार्थी कितने प्रकार के हैं, तो आपके मन में समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्तर क्या संभावित है। यानी किसी भी तत्व का, तथ्य का वर्गीकरण करने के लिए आधार होना चाहिए। तो कई आधारों पर वायु फोटोग्राफ को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ कैमरा कह लीजिए या लेंस कह लीजिए। यानी कैमरा की स्थिति, कैमरा के अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटोग्राफ तीन प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ कैमरा या लेंस कहिए, यानी कैमरा का जो लेंस है उसकी स्थिति, उसमें अक्ष जो है उस अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटोग्राफ तीन प्रकार के होते हैं। पहला वर्टिकल फोटोग्राफ, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र। दूसरा ओब्लिक फोटोग्राफ्स, तिर्यक फोटो चित्र। हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ्स, क्षैतिज वायु फोटो चित्र। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होते हैं, या इसको ये कहिए ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र क्या होते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र उन फोटो चित्रों को कहते हैं जब जो हमारा कैमरा लगा है, कैमरे का जो लेंस है और लेंस से जो हमारा कैमरा का अक्ष होता है, ये कैमरा का अक्ष, ये कैमरा का अक्ष है, ये जहां जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं ये कैमरा का अक्ष है, एक्सिस ऑफ लेंस, एक्सिस ऑफ कैमरा। यदि कैमरा के अक्ष और जो फ्लाइट लाइन है, उड़ान रेखा है, जहां वायुयान उड़ रहा है, उस फ्लाइट लाइन और कैमरा के अक्ष के बीच 90 का कोण बनता हो या कैमरा 90 का कोण बनाता हो, यानी कैमरे की अक्ष रेखा और कैमरे का जो प्लेन कहिए, और कैमरे के प्लेन को दूसरा हम कह सकते हैं फ्लाइट लाइन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि फ्लाइट लाइन के पैरेलल ही कैमरे का प्लेन होता है। यानी कैमरे का जो प्लेन है, कैमरे के प्लेन में और कैमरे का जो अक्ष है उसके बीच 90 का कोण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर वायु फोटोग्राफ वे होते हैं जब फ्लाइट लाइन, उड़ान रेखा तथा कैमरे के अक्ष के बीच 90 का कोण बने। तो इस प्रकार की स्थिति जब कैमरे की हो, इस प्रकार की स्थिति में कैमरा फिट किया जाए वायुयान में, तो इस प्रकार के फोटो चित्रों को ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र कहते हैं। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उड़ान रेखा के बीच और कैमरा के अक्ष के बीच 90 का कोण होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परंतु
व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। यदि इस कोण के बीच प्लस माइनस 2 डिग्री का अंतर है, प्लस माइनस 2 या 3 डिग्री का अर्थ है ये कोण मान लीजिए 92 का है, 93 का है, या 88 का है, 89 का है, तो इस प्रकार के वायु फोटो चित्रों को भी हम ऊर्ध्वाधर फोटो चित्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। ये देखिए यहां मैं समझा दूं, ये कैमरे का फोकस है, ये लेंस कहिए, कैमरा लेंस से सीधी जो रे गई है ये कैमरा अक्ष है, और ये जो साइड की लाइन है ये दर्शाती है कि ये हमारा यहां से यहां तक एरिया कवर हुआ है इस फोटो में, यानी ये लिमिट है इसकी, इधर दाएं लिमिट, इधर ये बाएं लिमिट कहिए, यानी ये क्षेत्र है जहां जिस क्षेत्र का कैमरे के माध्यम से फोटो खींचा गया है। अब विद्यार्थियों, ये जो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ या वर्टिकल फोटोग्राफ होती हैं, ये फोटोग्राफ एक इस प्रकार का व्यू, इस प्रकार का प्लेन प्रस्तुत करते हैं जो प्लेन हमें आकाश में खड़ा होकर दिखाई दे। बिल्कुल हम आकाश में खड़े हो जाएं और बिल्कुल सीधे जमीन की तरफ देखें तो इस प्रकार की जो प्लेन है प्रस्तुत होगा फोटोग्राफ में। और ये फोटोग्राफ मानचित्र तैयार करने के, स्थलाकृति मानचित्र बनाने के काम आते हैं। आगे इन फोटोग्राफ की कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता इसकी ये है, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ कैमरा फ्रॉम कैमरा प्लेन, यानी ये जो कैमरा प्लेन है जिसको हमने उड़ान देखा भी माना था या उड़ान देखा के समानांतर ही कैमरा प्लेन होगा। ये कैमरा प्लेन है, मान लीजिए कैमरा, ये कैमरे का बेस है, ये जो कैमरा प्लेन है, और कैमरा प्लेन और ये जो आपकी कैमरा अक्ष है इसके बीच जो कोण है वो 90 का है, और प्लस माइनस 2 का अंतर भी हो सकता है। यानी पहली विशेषता इसमें ये बताई है कि कितना एंगल होगा, कितना ढाल होगा कैमरा अक्ष के बीच और कैमरा प्लेन के बीच। ये कैमरा प्लेन कहिए, कैमरे का बेस कहिए, ये कैमरा यहां चिपका हुआ ये कहिए, कैमरा का जो बेस है, प्लेन है, या अगर हम दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में इसको समझाएं, कैमरा प्लेन किसके समानांतर होगा? फ्लाइट लाइन के समानांतर होगा, या फ्लाइट लाइन के समानांतर कैमरा जो प्लेन है, तो कैमरा प्लेन और कैमरा अक्ष के बीच जो कोण है वो 90 का होगा, और इसमें प्लस माइनस 2 डिग्री का अंतर हो सकता है। दूसरी विशेषता इसकी है एक्सटेंशन ऑफ एरिया इन फोटोग्राफ, वायु फोटो चित्र में क्षेत्र का विस्तार, वायु फोटो चित्र में क्षेत्र का विस्तार। ये वायु फोटो चित्र में क्षेत्र यहां से यहां तक का क्षेत्र कवर किया गया है। अन्य फोटो चित्रों की तुलना में लंबवत फोटोग्राफ्स में या ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में सबसे कम क्षेत्र घेरा जाता है जमीन का, यानी जमीन के सबसे कम क्षेत्र का फोटो यहां पर आएगा। अन्य जो वायु फोटोग्राफ जिनके भी हमने चर्चा नहीं की थी, आगे चर्चा करेंगे, यानी जितने भी प्रकार के वायु फोटोग्राफ है, अक्ष के आधार पर, उन अक्ष के आधार पर जितने फोटोग्राफ है, सब फोटोग्राफ से कम एरिया जब ये फोटो लेता है, जमीन का सबसे कम एरिया घेरा है। आप इमेजिन भी करें, जहां आप मान लीजिए कमरे में बैठे हैं, वहां बिल्कुल छत पर आप अगर कैमरा लगा दें, छत पर अगर कैमरा लगा दे, उसका जो परपेंडिकुलर कर दे उसको जमीन की तरफ, तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र आपके कमरे का कवर होगा वो कम होगा। अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे कैमरे को, तो आपके कमरे का क्षेत्र ज्यादा फोटोग्राफ में कवर हो जाएगा। तीसरी विशेषता है शेप ऑफ एरिया, यानी जो ये एरिया कवर करेगा कौन, ये जो फोटोग्राफ हमने लिया है, ये जो एरिया, जमीन का एरिया जो कवर करेगा वो वर्गाकार रूप में होगा या आयताकार रूप में होगा। यानी जमीन पर जो कवरेज होगी क्षेत्र की वो वर्गाकार होगी या आयताकार रूप में होगी। अगली विशेषता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स, विवरणों की पहचान।
इन फोटो चित्रों में विवरणों की पहचान करना बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों मुश्किल कार्य है? क्योंकि ये फोटो चित्र क्षेत्र का प्लान प्रस्तुत करते हैं केवल। यानी जो फीचर, यानी जितने भी जो भी क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का जो टॉप होगा, मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ का टॉप है, कोई मकान की छत है, वो छत का जो टॉप है, केवल वही दृश्य प्रस्तुत करेंगे। तो सारे के सारे जो हमें फीचर्स हैं वो अपरिचित से लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब तक हाइट नहीं दिखाई जाएगी फीचर की, पता नहीं चलेगा ये इस प्रकार का फीचर। तो ये लंबवत फोटोग्राफ तत्वों की, विवरणों की, लक्ष्यों की हाइट नहीं दिखाते। तो हाइट ना दिखाने के कारण जो हमें फीचर्स हैं, जो विवरण है धरती पर, जो सांस्कृतिक स्वरूप कह लीजिए, भौतिक स्वरूप कह लीजिए, वो अपरिचित से लगते हैं। क्यों? उसका ऊपर का जो टॉप है केवल वही इन फोटोग्राफ में दिखाया गया होता है। इनकी जो साइड का पोर्शन है, जो पार्श्व भाग हैं, वो नहीं दिखाए जाते। मान लीजिए, इसको समझाने के लिए मैं ये मानूं, आपके घर की छत का केवल कोई फोटो खींच दे और आपको दिखा दे केवल घर की छत का, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपका घर है या पड़ोसी का घर है। क्योंकि कई बार पड़ोसी के घर की छत भी ऐसी हो जाती है, क्योंकि उसमें जब हाइट ही नहीं है फोटो में, जब हाइट ही नहीं है, दरवाजे की फोटो नहीं है, पार्श्व भागों की फोटो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन लंबवत फोटोग्राफ में ये डिफिकल्ट हो जाता है पहचान पाना कि जमीन पर फीचर क्या है। आगे है पांचवा, एक्यूरेसी ऑफ स्केल एंड डायरेक्शन, दिशा और मापक की शुद्धता। इन फोटोग्राफ में जो दिशा और मापक शुद्ध रहते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी क्या है? मानचित्र बनाने के, चाहे वो स्थलाकृति मानचित्र है या अन्य प्रकार के मानचित्र, उसके बनाने के फोटोग्राफ काम आते हैं। अब वायु फोटोग्राफ तीन प्रकार के मैंने बताए थे। पहला बताया था लंबवत वायु फोटो चित्र या ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र, दूसरा ओब्लिक फोटोग्राफ, तिर्यक फोटो चित्र। तिर्यक फोटो चित्र क्या होते हैं? अब तिर्यक फोटो चित्र क्या होते हैं समझो आप। तिर्यक को अगर बिल्कुल सरल भाषा में इसका रूपांतरण करें, तिरछे कह लीजिए, तिरछापन होता है तिर्यक। जब कैमरे का अक्ष, ये कैमरे का अक्ष, ये था अभी इसमें, अभी लंबवत फोटोग्राफ में मैंने दिखा था। ये जो कैमरे का अक्ष है, ये लंबवत ना हो। किसके लंबवत ना हो? जो कैमरे का प्लेन है या जो फ्लाइट लाइन है, उसके लंबवत ना हो, उसके परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि जो प्लम्ब लाइन है, लेंस से जो प्लम्ब लाइन ड्रा होती है या ड्रा की जा सकती है, ड्रा जब हम करते हैं, प्लम्ब लाइन जो ड्रा करते हैं, प्लम्ब लाइन और कैमरा एक्सिस के बीच कोई ना कोई ढाल हो, तो ऐसे वायु फोटो चित्रों को हम तिर्यक फोटो चित्र कहते हैं। यानी तिर्यक फोटो चित्र क्या होते हैं? तिर्यक फोटो चित्रों में जो कैमरे का अक्ष है वो फ्लाइट लाइन से या कैमरा प्लेन से लंबवत नहीं होता, बल्कि कैमरे का जो अक्ष है, कैमरा की जो एक्सिस लाइन है, वो लाइन प्लम्ब लाइन से किसी ना किसी कोण पर झुकी होती है, इंक्लाइंड होती है, उसका झुकाव होता है। प्लम्ब लाइन क्या है? कैमरा लेंस से हम सीधे प्लम्ब बो को लटका दे जमीन पर, वो प्लम्ब लाइन हो गई। यानी कैमरा अक्ष से जमीन पर जो 90 का एंगल बनाती है लाइन, वो प्लम्ब लाइन कहलाती है। यानी इसमें सीधी सी बात है कि तिर्यक फोटोग्राफ में प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष के बीच कोई ना कोई झुकाव होता है। यदि प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष
की जो लाइन है उसके बीच कोई ना कोई झुकाव हो, तो इस प्रकार के वायु फोटो चित्रों को तिर्यक फोटो चित्र कहते हैं। अब जो तिर्यक फोटो चित्र हैं उसमें जो विवरण है धरातल पर उनके पार्श्व भागों को भी दिखाया जा सकता है, दिखाया जाता भी है, और इन वायु फोटो चित्रों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक है लो ओब्लिक वायु फोटोग्राफ, कम तिर्यक फोटोग्राफ या कम तिरछे फोटोग्राफ। दूसरा हाई ओब्लिक फोटोग्राफ, अति तिर्यक फोटोग्राफ, कम तिर्यक फोटोग्राफ, अति तिर्यक फोटोग्राफ। अब कम तिर्यक फोटोग्राफ कौन से होते हैं? अब कम तिर्यक में ये देखिए, यदि प्लम्ब लाइन, ये थोड़ा सा और छोटा करता हूं मैं, यदि प्लम्ब लाइन, ये है प्लम्ब लाइन, ये कैमरा का लेंस है, लेंस से जो जमीन पर, मान लीजिए लेंस के पास हम प्लम्ब बोर्ड जो राजमिस्त्री यूज करते हैं उसको बांध कर लटका दें तो वो लाइन होगी, प्लम्ब लाइन होगी। यदि प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष के बीच 30 डिग्री तक का अंतर है तो ऐसे फोटोग्राफों को हम कहते हैं कम तिर्यक फोटोग्राफ। दोबारा फिर सुन लीजिए, प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष की जो लाइन है, ये लाइन है, यदि इस लाइन और इस लाइन के बीच 30 डिग्री तक का एंगल है, 30 डिग्री तक का झुकाव है, तो ऐसे वायु फोटो चित्रों को हम कम तिर्यक फोटो चित्र कहते हैं। अति तिर्यक फोटो चित्र कौन से होते हैं? अति तिर्यक फोटो चित्र, अच्छा, अति तिर्यक फोटो चित्र वो होते हैं जब प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष की जो लाइन है या कैमरा एक्सिस है, कैमरा एक्सिस और प्लम्ब लाइन के बीच 60 डिग्री तक का एंगल हो, उसे हम अति तिर्यक फोटो चित्र कहते हैं। चाहे कम तिर्यक फोटो चित्र हो चाहे अति तिर्यक फोटो चित्र हो, दोनों प्रकार के फोटो चित्रों में भूमि पर जो विवरण पाए जाते हैं उन विवरणों का, चाहे मकान हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या पर्वत पठार मैदान, कुछ भी हो सकता है विवरण, उन विवरणों के पार्श्व भागों को भी दिखाया जा सकता है। कम तिर्यक फोटो चित्रों में जो पार्श्व भाग तो दिखाए जाएंगे, परंतु जो क्षैतिज है, क्षितिज है, क्षितिज कौन सी जगह है जहां धरती और आसमान मिलते दिखाई दे, तो क्षितिज है, क्षितिज दिखाई नहीं देगा। अति तिर्यक फोटो चित्रों में ग्राउंड भी दिखाई देगा और कुछ होरिजन का पोर्शन, क्षितिज का पोर्शन भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार मैंने बताया कि भाई तिर्यक फोटोग्राफ क्या होते हैं। तिर्यक फोटोग्राफ वो फोटोग्राफ होते हैं जब कैमरे का जो अक्ष है, कैमरे के अक्ष और फ्लाइट लाइन कहिए या कैमरा प्लेन कहिए, उसके बीच 90 का एंगल ना हो, बल्कि कैमरा अक्ष प्लम्ब लाइन से, जो कि लेंस से धरती पर खींची जा रही है, प्लम्ब लाइन और कैमरा अक्ष के बीच कुछ झुकाव हो, या कैमरा अक्ष लाइन प्लम्ब लाइन पर झुकी हुई हो, ऐसे फोटोग्राफ को तिर्यक फोटो चित्र कहते हैं। तिर्यक फोटो चित्र दो प्रकार के बताए मैंने। यदि 30 डिग्री तक का झुकाव है तो वो कम तिर्यक फोटोग्राफ हो गए, और 60 डिग्री तक का झुकाव है वो अति तिर्यक फोटो चित्र हो गए। यहां देखिए 60 डिग्री तक का झुकाव है यहां इसमें, और इसमें ये जो झुकाव है ये 30 डिग्री तक का है। ये प्लम्ब लाइन है, ये कैमरा अक्ष लाइन है, तो इसमें 30 डिग्री तक का झुकाव है। और इसमें मैंने बताया कि दोनों प्रकार के वायु फोटो चित्रों में विवरणों के पार्श्व भाग भी दिखाए जाते हैं। विवरण का समझते हो ना, विवरण क्या है? पर्वत पठार मैदान, या आपके मकान हैं, या कोई इंडस्ट्री है, उसके जो पार्श्व भाग है वो भी दिखाए जाते हैं। कम तिर्यक में होरिजन नहीं दिखाया जाता, क्षितिज नहीं दिखाया जाता, अति तिर्यक में क्षितिज भी दिखाया जाता है। आगे अब हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ कैमरा, कैमरा अक्ष का ढाल। जैसा कि बताया था, कैमरा अक्ष का ढाल कम तिर्यक फोटो चित्रों में 30 डिग्री है प्लम्ब लाइन के साथ, और अति तिर्यक फोटो चित्रों में प्लम्ब लाइन के साथ 60 डिग्री का ढाल है।
एक्सटेंशन ऑफ एरिया, क्षेत्र का विस्तार इसमें कितना होगा। विद्यार्थियों, लंबवत फोटोग्राफ में सबसे कम क्षेत्र का फोटो आता है जब हम एक फोटो लेते हैं। ये भी पीछे मैं दिखाता हूं, ये क्षेत्र का विस्तार इस प्रकार, ये देखिए, ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र आया था एक फोटो लेते समय। जब हम कैमरा को तिर्यक करके फोटो लेते हैं तो उसमें क्षेत्र का विस्तार बढ़ जाता है। तो कम तिर्यक फोटो चित्रों में क्षेत्र का विस्तार लंबवत फोटोग्राफ की तुलना में ज्यादा हो जाता है। यहां से यहां तक एक क्षेत्र का फोटो लिया गया है, यानी जिस जमीन का, जिस क्षेत्र का फोटो लेंगे वो ज्यादा कवर होगी जब हम तिर्यक फोटो चित्र लेंगे, किसकी तुलना में, लंबवत फोटोग्राफ की तुलना में। और अतितिर्यक फोटोग्राफ की जब हम बात करें, वहां जो जमीन कवर होगी जिसका हम फोटो ले रहे हैं, वो कम तिर्यक फोटोग्राफ की तुलना में और भी ज्यादा क्षेत्र का हम फोटो ले पाएंगे। यानी जो जो तिर्यकता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों क्षेत्र जिसका फोटो लिया जा रहा है उसका विस्तार होता जाएगा, यानी ज्यादा क्षेत्र वो कवर होगा फोटो में। नेक्स्ट जो विशेषता है, शेप ऑफ एरिया, यानी शेप ऑफ एरिया, किस एरिया की शेप, यानी जमीन पर जो क्षेत्र कवर किया जा रहा है फोटो द्वारा, उस क्षेत्र की शेप कैसी होगी। उस क्षेत्र की शेप समलंब चतुर्भुज के रूप में होगी, ट्रेपेजियम के रूप में होगी, यानी जो जमीन पर क्षेत्र कवर होगा इस प्रकार का क्षेत्र कवर होगा। एक तरफ से ये लंबी भुजा होगी, दूसरी तरफ से छोटी होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो जमीन पर कवरेज होगी इस प्रकार के क्षेत्र की कवरेज होगी। जबकि लंबवत फोटोग्राफ में क्या था, वर्गाकार या आयताकार कवरेज थी क्षेत्र की, यहां समलंब चतुर्भुज के रूप में है। और यदि हम अतितिर्यक फोटोग्राफ की बात करें तो वहां भी क्षेत्र का जो कवरेज होगा समलंब चतुर्भुज के रूप में होगा, परंतु दोनों में अंतर क्या होगा, यहां जो समलंब चतुर्भुज की भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा अंतर होगा। अब यहां इसमें लास्ट में दिखाई नहीं गई है, बहुत दूर तक गई है भुजा, यानी लंबाई की भुजा और चौड़ाई की भुजाओं में काफी असमानता हो जाएगी अतितिर्यक फोटोग्राफों के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं। आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर, विवरणों की पहचान होगी नहीं कि नहीं होगी। हाँ, इनमें विवरणों की पहचान होगी, क्योंकि तिर्यक फोटो चित्रों में पार्श्व भाग भी दिखाए होते हैं, और जब विवरणों के पार्श्व भाग दिखाए जाएंगे, साइड वाले पोर्शन दिखाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली विवरणों की पहचान हो जाएगी। हाँ, जो अतितिर्यक फोटोग्राफ होंगे, जो होरिजन का क्षेत्र होगा, जो क्षितिज का क्षेत्र होगा, क्षितिज कौन सा क्षेत्र बताता, जहां धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं, उस क्षेत्र में विवरणों की पहचान मुश्किल हो जाएगी। आगे इन फोटोग्राफ में मापक और दिशा क्या होगी, मापक और दिशा किस प्रकार की होगी। इन फोटो चित्रों में ना तो मापनी सही होगी और ना ही दिशा सही होगी। फोटोग्राफ का अलग अलग एरिया में अलग अलग मापक होगा। मान लीजिए फोटोग्राफ का ये एरिया है, यहां मापक कुछ और होगा, यहां मापक कुछ और होगा, यानी क्षेत्र का मापक इस क्षेत्र की मापक की तुलना में अलग अलग होगा। तो इसलिए संपूर्ण फोटोग्राफ का, यहां भी कह सकते हैं संपूर्ण फोटोग्राफ में मापक एक जैसा नहीं होगा। और फोटोग्राफ ऐसा नहीं होगा, कभी सोचे कि फोटोग्राफ ऐसा होगा, ये तो जमीन की कवरेज है। फोटोग्राफ तो आपका वर्गाकार या आयताकार ही होगा। ये जो शेप बता रहे हैं, ये शेप उस क्षेत्र की बता रहे हैं जो एक्चुअल में जमीन पर कवर होगा। एक्चुअल में जो वायु फोटोग्राफ जो हम कागज के रूप में प्राप्त करेंगे वो वर्गाकार या आयताकार ही रहेगा। तो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की हो गई, और इसके बाद स्केल, विभिन्न भागों में जो आपका फोटोग्राफ होगा उसके भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मापक होगा। किन में, तिर्यक फोटो चित्रों में। अतितिर्यकता में मापक का बिगड़ाव भिन्न भिन्न भागों में और अधिक होता जाएगा, और जब मापक का बिगड़ाव होता जाएगा तो परिणाम स्वरूप
उसकी जो जब स्केल डिस्टोर्शन हो जाएगी उसकी दिशा भी उसी अनुरूप बिगड़ जाएगी। यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? ये तिर्यक फोटोग्राफ, चाहे वो अल्प तिर्यक हैं या अति तिर्यक हैं, वो विवरणों को पहचानने में मदद करते हैं। विवरणों का पहचान आसानी से हो जाता है क्योंकि पार्श्व भाग इनमें दिखाया गया होता है, और ये सैनिक उद्देश्यों के लिए भी इनका उपयोग है। सी है, 3 प्रकार के फोटोग्राफ अक्ष की स्थिति के आधार पर बताए थे, एक लंबवत या ऊर्ध्वाधर, दूसरा तिर्यक, तीसरा हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ या क्षैतिज फोटोग्राफ। जब हम कैमरे को इस तरह से सेट करें कि उसका जो अक्ष है क्षैतिज की तरफ हो, तो इस प्रकार के फोटो चित्रों को हम क्षैतिज फोटो चित्र कहते हैं। और ये जो फोटो चित्र हैं, क्षैतिज फोटो चित्र हैं, हाइट बहुत अच्छी तरह विवरणों की दिखाते हैं। और ये फोटोग्राफ जो क्षैतिज फोटो चित्र होते हैं, ये फोटो चित्र जब हम वर्टिकल फोटोग्राफ की व्याख्या कर रहे होते हैं तो उनकी व्याख्या में ये फोटोग्राफ हेल्प करते हैं। साथ में इनको लेके बैठ जाओ इन फोटोग्राफ को लंबवत फोटोग्राफ के साथ, तो बड़ा ही हेल्प करेंगे इस प्रकार के फोटोग्राफ विवरणों को आइडेंटिफाई करने में जब हम लंबवत फोटोग्राफ की व्याख्या कर रहे होते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार है कैमरा इकाई के आधार पर वायु फोटोग्राफ के प्रकार, बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ कैमरा, यानी कैमरा इकाई के आधार पर वायु फोटोग्राफ। कई बार हम 2 कैमरे ले लेते हैं या 3 कैमरे ले लेते हैं, इससे भी ज्यादा कैमरे ले लेते हैं, और 2 कैमरे लेकर, मान लीजिए हमने 2 कैमरे ले लिए, 2 कैमरे लेकर एक इकाई कैमरा बना लेते हैं। एक इकाई कैमरा का अर्थ है कि वो दोनों कैमरे साथ साथ इकट्ठे करेंगे, एक यूनिट के रूप में काम करेंगे। कई बार हम 3 कैमरे भी ले लेते हैं और 3 कैमरे इस ढंग से हम व्यवस्थित करते हैं, तीनों कैमरे इकट्ठे काम करते हैं, एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो कैमरा इकाई के आधार पर 2 प्रकार का वायु फोटोग्राफ हो गए। एक कन्वर्जेंट फोटोग्राफी या कन्वर्जेंट फोटोग्राफ, अभिसारी फोटो चित्र या अभिसारी फोटोग्राफी कहिए। दूसरा ट्राइमेट्रोगन फोटोग्राफी, ट्रीमेट्रोगन फोटोग्राफी। कन्वर्जेंट फोटोग्राफी क्या होती है? अभी मैंने कहा था कि हम एक इकाई का निर्माण करते हैं 2 कैमरे लेकर या 3 कैमरे लेकर। जब हम 2 कैमरे लेकर एक कैमरा इकाई का निर्माण करते हैं और तब हम फोटो लेते हैं, कन्वर्जेंट फोटोग्राफी कहलाती है। यानी कन्वर्जेंट फोटोग्राफी में हमने क्या किया, 2 कैमरा लिया, 2 कैमरा लेकर एक इकाई बना ली 2 कैमरों की और उनसे फोटो लिए। तो इस प्रकार के जो फोटो चित्र होंगे, वो कहलाएंगे अभिसारी फोटो चित्र या कन्वर्जेंट फोटोग्राफी। 2 कैमरे ले लिए और 2 कैमरों को इस ढंग से, और 2 कैमरे भी कौन से हैं, दोनों को इस ढंग से एडजस्ट किया कि वो तिर्यक स्थिति में हो, उनकी पोजीशन तिर्यक हो और दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो। ये मान लीजिए इसका झुकाव देखिए इधर है, इसका झुकाव इधर है। यानी कन्वर्जेंट फोटोग्राफी में सीधी सी बात है कि 2 कैमरे लिए, 2 कैमरे लेकर एक इकाई बना ले। दोनों कैमरे इस ढंग से लगाए जाते हैं कि दोनों कैमरे एक दूसरे की ओर अभिमुखित हो या दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो। ये दोनों कैमरे एक ही क्षेत्र के, इस क्षेत्र के तिर्यक फोटोग्राफ खींचता है। ये कैमरा है, इसने भी तिर्यक फोटोग्राफ खींचा है। दूसरा कैमरा है, इसने भी क्षेत्र का तिर्यक फोटोग्राफ खींचा। यानी दोनों कैमरों ने एक ही क्षेत्र का तिर्यक फोटोग्राफ खींचा है। तो इस प्रकार के जो फोटोग्राफ होती है वो अभिसारी फोटोग्राफ होते हैं। तो इस पर ये देखिए, इसमें एक का ये क्षेत्र है, कैमरे जिसने फोटो खींचा, दूसरे का क्षेत्र ये है। ये कॉमन एरिया है जो दोनों फोटोग्राफ में आया है। ग्राउंड फोटोग्राफ इन कन्वर्जेंट फोटोग्राफी, यानी जो ग्राउंड कवर किया गया है
कन्वर्जेंट फोटोग्राफी में ये है, इस प्रकार ये ग्राउंड कवर करेगा। यानी सीधी सी बात है, दो कैमरे होते हैं, एक कैमरे का दोनों कैमरे तिर्यक कैमरे होते हैं और दोनों का जो झुकाव है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, यानी एक दूसरे के सम्मुख होता है, कह लीजिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं, सम्मुख होता। आगे है ट्रिमेट्रोगोन फोटोग्राफी। ट्रिमेट्रोगोन फोटोग्राफी में इस प्रकार की व्यवस्था में 3 कैमरे लिए जाते हैं और 3 कैमरे एक इकाई के रूप में काम करते हैं। एक जो 3 कैमरे, एक मध्य में कैमरा लगा होता है, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। जो मध्यवर्ती कैमरा है वो क्षेत्र का लंबवत फोटोग्राफ खींचता है। ये लंबवत फोटोग्राफ इसमें दिखाया गया है, ये मध्यवर्ती कैमरे ने लंबवत फोटोग्राफ खींचा है। दाईं तरफ जो कैमरा लगा होता है, एक बाईं तरफ लगा होता है, ये दोनों जो कैमरे होते हैं ये त्रियक फोटो खींचते हैं इस क्षेत्र की, त्रियक फोटो। और दोनों कैमरों का जो झुकाव है, दोनों कैमरे एक दूसरे की तरफ झुके होते हैं। यानी दाएं ओर का कैमरा, बाईं ओर का कैमरा, यानी ये इसमें अगर थोड़े समझाएं, बीच में सीधा फोटो ले लिया, इसने इधर का फोटो लिया, इसने इधर का फोटो लिया। तो इस प्रकार जो 3 फोटोग्राफ इसमें लिए जाते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। ए कैमरा सीधा फोटो लेगा, बी कैमरा इधर का झुकाव होगा उस कैमरे का, इस प्रकार त्रिक फोटो लेगा, सी कैमरा इधर झुककर इस क्षेत्र का फोटो लेगा। यानी इस सिस्टम में, ट्रिमेट्रोगन सिस्टम में 3 कैमरे लगे होते हैं। मध्यवर्ती कैमरा क्षेत्र का लंबवत फोटोग्राफ या ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ लेता है, जबकि दाएं और बाएं तरफ लगे दोनों कैमरे उस क्षेत्र के त्रिक फोटोग्राफ खींचते हैं। ये इसमें दिखाया भी गया है। आगे है मापने के आधार पर वायु फोटो चित्रों का वर्गीकरण। मापने के आधार पर वायु फोटो चित्र 3 प्रकार के होते हैं। लघु मापनी फोटो चित्र, जिसमें मापनी का आकार 1:50,000 या इससे कम हो तो वो लघु मापनी फोटो चित्र होते हैं। मध्यम मापनी फोटो चित्र, जिसमें मापनी वायु फोटोग्राफ की 1:20,000 से लेकर 1:50,000 तक हो, वो मध्यम मापनी वायु फोटो चित्र होते हैं। वृहद मापनी वायु फोटो चित्र, जिसमें वायु फोटोग्राफ का मापक 1:5000 से लेकर 1:20,000 तक हो, वो वृहद मापनी वायु फोटो चित्र होते हैं। आगे के वर्गीकरण में इतना विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 वर्गीकरण में आप विद्यार्थियों ने पूरा विस्तार से समझा। आगे बिल्कुल ब्रीफ में लिख दे। इसी प्रकार फिल्म के आधार पर वायु फोटो चित्र 4 प्रकार के बताए गए हैं, चारों के नाम लिखे गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पैनक्रोमेट्रिक, ब्लैक एंड व्हाइट इंफ्रारेड, कलर्ड फोटोग्राफी, कलर्ड इंफ्रारेड, श्याम श्वेत पैनक्रोमेट्रिक, श्याम श्वेत अवरक्त, रंगीन फोटोग्राफी और रंगीन अवरक्त। ये 4 नाम लिखने आपको सफिशिएंट है, क्योंकि अगर इनका विस्तार आप देने लग गए काफी लंबा हो जाएगा, बड़ी क्लासेस के लिए है ये मामला। आगे है वायु फोटोग्राफ की विधियां। 2 विधियां हैं वायु फोटोग्राफ की, एक पिन पॉइंट फोटोग्राफी, दूसरी ग्लोब फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी विधि का उस समय हम प्रयोग करते हैं जब किसी छोटे क्षेत्र का वायु फोटो चित्र खींचना हो या किसी विशेष ऑब्जेक्ट का फोटो चित्र खींचना हो, जैसे कोई बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन है, उसका फोटो चित्र खींचना, कोई इंडस्ट्री उसका फोटो चित्र खींचना, स्कूल है, बंकर है या मंदिर है, मस्जिद है। ये जब किसी एक ऑब्जेक्ट का जिसका विस्तार कम है उसका फोटो चित्र खींचना, या ऐसा क्षेत्र जो कम विस्तृत है और जिसके लिए केवल एक फोटो चित्र
खींचना पर्याप्त है, या 2 फोटो चित्र खींचना है, 3 फोटो चित्र खींचना पर्याप्त है, तो उस समय हम पिन पॉइंट फोटोग्राफी का यूज करते हैं। यानी पिन पॉइंट फोटोग्राफी विधि का उस समय हम उपयोग करते हैं जब हमें किसी छोटे क्षेत्र के या किसी लक्ष्य के किसी विवरण के केवल 1 या 2 फोटोग्राफ लेने हों, तो उस समय पिन पॉइंट फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। यानी छोटे क्षेत्र के लिए पिन पॉइंट फोटोग्राफी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ब्लॉक फोटोग्राफी। जब हमें विस्तृत क्षेत्र की फोटो खींचने हो तो उस समय हम ब्लॉक फोटोग्राफी विधि का हम प्रयोग करते हैं। ब्लॉक फोटोग्राफी विधि में हम जो क्षेत्र है उसको स्ट्रिप्स में बांट लेते हैं। अब ये क्षेत्र है, इसको स्ट्रिप में बांट लिया, पहली स्ट्रिप, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार स्ट्रिप्स में, पट्टियों में बांट लिया। पट्टियों में बांटकर सर्पिलाकार मार्ग के अनुसार हम वायु फोटो चित्र खींचते हैं। यानी जहाज यहां से चलेगा, यहां से चलकर इस स्ट्रिप के फोटो लगातार लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, फिर इधर घूम के आ जाएगा, इधर घूम के फिर पट्टी के फोटो लेगा पूरी की पूरी, फिर इधर घूम जाएगा। यानी ऐसे 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 ऐसे, जैसे सर्प का मार्ग होता है, ऐसे 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 सर्प के मार्ग की तरह वायुयान चलता जाता है और फोटोग्राफ लेता जाता है। यानी सीधी सी बात है, ब्लॉक फोटोग्राफी विधि का हम उस समय प्रयोग करते हैं जब हमें किसी विस्तृत क्षेत्र के फोटो खींचने हो, और ऐसी स्थिति में अनेक सारे फोटो खींचने होते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम उस क्षेत्र को स्ट्रिप्स में बांट लेते हैं, पट्टियों में बांट लेते हैं, और वायुयान सर्पिलाकार मार्ग में घूमते हुए उस क्षेत्र के फोटोग्राफ लेता है। और जब ये फोटोग्राफ लिए जाते हैं, 2 पट्टी के जब फोटो लेंगे, मान लीजिए इस पट्टी का फोटो लिया, इस पट्टी का फोटो लिया, तो कुछ ना कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां ओवरलैप करना जरूरी होता है। तो 2 पट्टियों के बीच जब हम फोटो लेंगे, कम से कम 25 से 30% क्षेत्र को ओवरलैप करके फोटो लेंगे। यानी स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3, इसको आगे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। यानी जब हम फोटो लेंगे, मान लीजिए पहली पट्टी का यहां फोटो लिया है, पहली पट्टी में भी ये फोटो आएगा, दूसरी पट्टी में भी। यानी ये जो एरिया है, ये जो हरा कलर का एरिया है, ये हरा कलर का एरिया पहली पट्टी में भी कवर हुआ है, दूसरी पट्टी में भी फोटो में कवर हुआ है। यानी जब हम फोटो लेते हैं, 2 साथ लगती पट्टियों, 2 संलग्न पट्टियों के बीच ओवरलैपिंग करना चाहिए, ओवरलैपिंग होता है, और ये 25 से 30% का होता है। और जब हम फोटो ले रहे हैं, पहला फोटो, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, जब हम पहला फोटो लेंगे एक पट्टी में, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, ये 2 क्रमागत वायु फोटो चित्रों में ओवरलैपिंग 60% होना चाहिए। मान लीजिए हमने पहला फोटो ये लिया, ये पट्टी है, ये पट्टी है, पहला फोटो ये लिया, ये जो रेड कलर का फोटो है, पहला फोटो लिया। अगला जब फोटो लेंगे तो पहले और दूसरे फोटो के बीच ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, तो 60% की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो 60% ओवरलैप होना चाहिए। ये 2 क्रमागत वायु फोटो चित्रों के बीच क्षेत्र का जो ओवरलैपिंग है 60% होना चाहिए, और 2 संलग्न पट्टियों के बीच क्षेत्र की ओवरलैपिंग 25 से 30% होनी चाहिए। क्या पर्पज है इसका ओवरलैपिंग का? इसका पर्पज है ताकि हम जब 3D व्यू बनाएं या 3D के रूप में विवरणों को देखना चाहें, ओवरलैपिंग अगर होगी 2 फोटोग्राफ में, स्टीरियोस्कोप को यूज जब हम करेंगे तो हमारा 3D व्यू आ जाएगा। तो ये आपका था वायु फोटोग्राफ क्या होते हैं, और वायु फोटोग्राफ को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इन अपलोडेड लेक्चर को बार बार में देखें, समझें,